हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल क्या हाल चाल। साफल्य क्लासेस ऑफिशियल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं वो एकदम मजेदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। टॉपिक हम लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, जो फूड का इंटेक हम कर रहे हैं, वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। चाहे वो हम हो चाहे प्लांट हो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करता है और उसको यूटिलाइज कैसे करता है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि भैया ये रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ये सारा कुछ अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम तो बहुत कुछ खाते हैं ना भाई। कभी कभी जाते हैं टपरी पे जाते हैं कि भैया 4-5 को पानी पूरी खिलाइए ना भैया, 10 रुपया का जो है ना हमको पानी पूरी खिला दीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा क्या होगा, पेट जो है पेट पूजा हो जाएगा, है कि नहीं। पेट पूजा करने के बाद डाइजेशन वगैरह सारा कुछ हो गया उसका। ठीक है, सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, डाइजेशन वगैरह सारा कुछ हो चुका है। अब वो फूड को यूटिलाइज भी तो करेंगे। जब फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो चुका है, तो कोई ना कोई तो होगा जो ग्लूकोज को आके तोड़ देगा, है कि नहीं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो ग्लूकोज को आके तोड़ देगा, और जैसे ही टूटा भैया, जैसे ही टूटा, एनर्जी बेचारा चुपचाप निकल गया, एनर्जी बेचारा चुपचाप रिलीज हो गया है, और उसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं, उसी एनर्जी को हम काम में लाते हैं कि भैया अगर हमको पढ़ना है, दिमाग तो लगेगा भैया, पढ़ाई में दिमाग तो लगता है कि नहीं। पढ़ाई में दिमाग लगेगा, और दिमाग लगाने के लिए एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। लिखने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए। पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब हर एक चीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एनर्जी है। तो हम आज इसी टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पर कि चलिए हम अपना ये पार्ट 5 हम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भैया क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, देखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमको पढ़ना है कि भैया सबसे पहले तो कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर ओवरव्यू ले लेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे रेस्पिरेशन का। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेंगे, इनमें कौन कौन सा टाइप है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा कहाँ जहां पर कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, जैसे ईस्ट वगैरह हो गया, उसमें ग्लूकोज कैसे टूटता है, जो माइक्रोब्स वगैरह है उसमें कैसे ग्लूकोज टूटा, हम लोगों में क्या प्रोसेस चलता है, कैसे ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, मसल सेल्स में क्या होता है, वो सारा कुछ हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स का बात करेंगे इकट्ठे। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच एकदम तगड़ा सा युद्ध करेंगे, और जब युद्ध करवाएंगे तो दोनों को देखेंगे भैया कि दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है आखिर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। और फिर नेट गैसियस एक्सचेंज, अपना लास्ट टॉपिक क्या होगा, नेट गैसियस एक्सचेंज। एक तो डे टाइम में, एक तो डे टाइम में और दूसरा नाइट टाइम में, एक तो डे टाइम में और दूसरा नाइट टाइम में, हम यही सब पढ़ने वाले हैं अभी तो। ठीक है, चलो शुरू करें। ये लो देखो, सबसे पहले रेस्पिरेशन। लिविंग बींग्स यूटिलाइज फूड टू गेट एनर्जी। मतलब कि भैया हम जो है ना, हम जो मनुष्य लोग हैं ना, हम चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जानवर वगैरह है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो फूड को यूटिलाइज करेगा। फूड को यूटिलाइज करेगा क्या पाने के लिए, क्या पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए। ठीक है, क्या पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए फूड को यूटिलाइज किया। अब ये जो फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, आखिर वो फूड जो टूटता है, वो उसका मेजर साइट क्या है, उसका मेजर साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। उसका मेजर साइट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जब ग्लूकोज टूटेगा, जैसे ही ग्लूकोज टूटा, वहां पर एनर्जी एनर्जी रिलीज हो गया। एनर्जी रिलीज हो गया किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी बोले तो एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये हो गया एटीपी। अब यहां पर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये जो मेजर साइट है इसका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो जाता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाता है। ठीक, अब फिर देखो इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज। क्या है, गैसियस एक्सचेंज। भैया ऑक्सीजन को अंदर लिए, CO2 को बाहर छोड़े। ये दो तरह से हो सकता है, एक तो भैया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन, है कि नहीं। अब अगर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बात करें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब जो सेल के अंदर होता है, यहां पर भी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भैया इनको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट तो है।
ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट तो होगा, और जब रेस्पिरेशन हो गया है, ग्लूकोज वगैरह टूट गया है, एनर्जी रिलीज हो गया है, तब एक वेस्ट रिलीज हो जाता है, एक वेस्ट निकल जाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहे हैं, CO2। मतलब यही तो हो रहा है कि भैया सेल्यूलर ब्रेकडाउन, मतलब सेल के अंदर किसी चीज का टूटना, सेल्यूलर ब्रेकडाउन। अब यहां पर क्या है कि गैसियस एक्सचेंज जो हुआ है उसको हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कौन कौन सा प्रोसेस है, ब्रीदिंग में भैया 2 स्टेप हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या है 2 स्टेप, एक तो इनहेलेशन, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन। क्या है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, ये 2 स्टेप आ गया आपका किसमें, ब्रीदिंग में। हम ये 2 स्टेप देख रहे हैं कि भैया इनहेलेशन में ऑक्सीजन को इनहेल किए हैं, इनहेलेशन में ऑक्सीजन को इनहेल किए हैं, और एक्सेलेशन में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए, CO2 को बाहर निकाल दिए हैं। वेस्ट जो भी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल गया, और इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आ गया, है कि नहीं। तो ये 2 स्टेप यहाँ पर होता है। फिर एंड सेल्यूलर ब्रेकडाउन, मतलब अब जैसे ही हमने ऑक्सीजन का इंटेक किए हैं, अब ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से फिर कौन उठा लेगा इसको, ब्लड उठाएगा, और ये ब्लड कहाँ पहुंचा दिया इसको, ब्लड फ्लो करते करते पहुंचा दिया इसको कहाँ भैया, सेल तक पहुंचा दिया है। और जैसे ही ऑक्सीजन सेल तक आया, अब ये सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर कौन बैठा हुआ है भैया, ग्लूकोज बैठा है। कौन बैठा है, ग्लूकोज बैठा है। और ये ग्लूकोज को क्या कर देगा, ग्लूकोज को एकदम खच दे करके एकदम ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ देगा। ग्लूकोज का हो जाएगा सपुर्दे खाक, ग्लूकोज का हो जाएगा सपुर्दे खाक, और उसके बाद फिर क्या रिलीज हो जाएगा, ATP, मतलब एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाएगा कहां पर, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी कहां, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सा स्टेप चलता है और कहां पर कौन सा स्टेप हो रहा है। जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, फिर इसके बाद क्रेब साइकिल और ETS वगैरह कहां चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अभी। चलो आगे देखो, ये देखो क्या है, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, एकदम दोनों में युद्ध हो रहा है। देखो भैया कौन जीतेगा कौन जीतेगा। देखो क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन, पहला कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अगर टर्म है एरोबिक, मतलब किसका प्रेजेंस है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। अगर टर्म है एनेरोबिक, तो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है भैया। ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर कुछ हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर कुछ हो रहा है तो एनेरोबिक, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कुछ हो रहा है तो एरोबिक। ठीक है, अब एरोबिक और एनेरोबिक के बीच पहला डिफरेंस तो हम देख चुके हैं पहला डिफरेंस तो हम भैया देख चुके हैं। और दूसरा देखो क्या है, ये जो है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये मोस्ट कॉमन होता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो कॉमन टाइप का रेस्पिरेशन है वो कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक, अब इसमें अगर दूसरा देखो तो इसमें कहाँ होगा, इन माइक्रोब्स और पैरासाइट्स। या तो माइक्रोब्स के अंदर हो रहा है या बहुत सारा पैरासाइट्स भी है। मतलब पैरासाइट्स हम पढ़े हुए हैं, आप इसका लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह हम बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए थे। तो यहां पर भी अगर हम देखें ना तो पैरासाइट में भी टाइप हो जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ETC वगैरह ये सब हो जाता है। जैसे ब्रूड पैरासाइट भी होता है, स्पेशल टाइप है पैरासाइट, पैरासिटिज्म का। क्या, ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो ये सारा कुछ आगे चल के हम पढ़े हुए हैं, सॉरी पिछले भी पढ़े हुए हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको कवर करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है डिफरेंस कि भैया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हुआ एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हो रहा है वो एनारोबिक। ठीक, और दूसरा कि भैया ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कॉमन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, माइक्रोब्स या फिर पैरासाइट्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन होगा। माइक्रोब्स और पैरासाइट्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन होगा। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या बनता है, ये देखो क्या क्या बनता है उसमें। पहला तो भैया CO2, पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा वाटर, क्या, दूसरा वाटर बना। और तीसरा क्या रिलीज हो गया, देखो क्या रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गया है। ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो गया है। टोटल कितना ATP रिलीज होगा, तो भैया आंसर जाएगा 36 to 38 ATP। ठीक है, 36 to 38 ATP।
ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, जैसे यहां देखिए ये आपका भैया प्यारा सा प्लांट है, ये प्यारा सा प्लांट है, और ये प्यारा सा क्या है, ये कौन है, इसका नाम जल्दी जल्दी बताइए, ये कौन है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट कमेंट कमेंट। ये है भैया ईस्ट, ये कौन है, ईस्ट है। ठीक है, ये कौन है, ईस्ट है। और ईस्ट में जो होता है ये कौन सा रेस्पिरेशन, ईस्ट के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा, कौन सा रेस्पिरेशन होगा इसके अंदर, कि भैया एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट के अंदर होगा एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये ईस्ट के अंदर हो गया एनेरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ये जो प्लांट्स है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहां तक अपना क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, ये लीजिए भैया, अब सारा ये रेस्पिरेशन का पाथवे देख लेते हैं एक बार, कि भैया कैसे, कौन कौन सा स्टेप कहां चलेगा, कैसे चलेगा, वो सारा देखो क्या है। देखो सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ था वो सेल में जाकर के बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जाते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। और ये जो स्टेप है ये यूनिवर्सल स्टेप होगा, ये यूनिवर्सल स्टेप है, ये सब में होगा, चाहे वो माइक्रोब्स हो चाहे कोई भी हो, ये पहला वाला स्टेप तो सब में होगा। ठीक है, जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड जो ग्लूकोज है, वो साइटोप्लाज्म में टूटेगा, और टूटेगा तो किसमें टूटेगा, पायरुवेट का हो या फिर पायरुविक एसिड का हो, ये पायरुवेट में टूट गया। पायरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये कितने कार्बन से बना होता है, 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, ये रिलीज हो गया है कहां पर भैया, साइटोप्लाज्म में ये टूटा और वहां पर अब आराम से बैठा हुआ है। अब क्या होगा, देखो अब हम यहां पर पहला ऑर्गेनिज्म को उठाते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म अपने सामने है, कौन, ईस्ट। अब भैया ईस्ट में तो ऑक्सीजन है नहीं भैया, ऑक्सीजन का तो यूज ये करेगा नहीं, क्या है, कि ये करता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन, और एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, साफ एकदम गुल है, थोड़ा सा भी तनी सुन भी ऑक्सीजन यहां पर नहीं है। अब यहां पर तनी सुन भी ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, एथेनॉल, एथनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एथनॉल, CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा कौन, पायरुवेट। कौन, पायरुवेट जो है, यही पायरुवेट आगे चल के इन तीनों में कन्वर्ट हो गया, किसमें, ईस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर इन तीनों में कन्वर्ट हो गया, किसमें किसमें, इथेनॉल, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, ईस्ट के अंदर ये 3 चीज बना, ये 3 चीज बना है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या बना है भैया, देखो इथेनॉल बना, CO2 बना और एनर्जी रिलीज हो गया है। अब जरा यहां देखो, अब अगर हम अपने मसल्स का बात करें, अगर हम अपने मसल्स का बात करें तो मसल्स के अंदर जब हम हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, जब हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो अपना भैया पूरा हम हाँफने लगते हैं, ऐसा हाँफने लगते हैं ना। जब हाँफ रहे हैं मतलब हम ज्यादा से ज्यादा, अपना बॉडी कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाए। क्यों, क्योंकि उस वक्त बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है भैया, ऑक्सीजन का कमी हो चुका है बॉडी के अंदर। अगर ऑक्सीजन का कमी हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, इन मसल्स, अगर मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यहां पर वही पायरुवेट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में। और क्या रिलीज हो जाएगा, एटीपी यहां पर भी बन गया, एक एटीपी यहां पर एटीपी रिलीज हो चुका है। एक तो लैक्टिक एसिड बना और दूसरा एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, ये कहां पर, मसल्स का बात हो रहा है। जो हैवी वर्कआउट करने के बाद मस्कुलर क्रैम्प्स होता है ना, मस्कुलर क्रैम्प्स इसी के वजह से हो रहा है भैया। असल गद्दार तो यही निकला, असल गद्दार तो भैया यही निकला है, कौन, लैक्टिक एसिड। ये जो भैया है यहाँ देखो ना, ये है अपना इलेक्ट्रिक वा एसिड वा है, ये असल गद्दार निकला है भैया, यहाँ देख लो। ठीक है, ये यहाँ चक्कू लेकर के बैठ ले था कि भैया ऑक्सीजन का तो हम आने देंगे नहीं, और अगर ऑक्सीजन आएगा नहीं तो हम पैरुवेटवा को जो है हम तोड़ देंगे और हम बन जाएंगे का, लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। और लैक्टिक एसिड अगर बन गए ना भैया तो क्रैम्प्स होगा तगड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्रैम्प्स जो होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स, इसी के वजह से हो रहा, और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो चुका है। ठीक है, चलो आगे देखो, तीसरा रास्ता, एक तो 3 रास्ता गुजरा, एक रास्ता चला गया भैया ईस्ट के पास, दूसरा रास्ता आ गया मसल्सवा के पास, और तीसरा रास्ता आ जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में गए, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है,
ऑक्सीजन को यूज करेगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो क्या क्या रिलीज हो जाएगा? एक तो भैया CO2, एक तो भैया CO2 रिलीज हो गया, दूसरा वाटर, याद रखना CO2, वाटर और एनर्जी, ये तीन चीज यहाँ पर बन के तैयार है। भैया CO2 तो वेस्ट है, वो तो भैया बाहर निकल जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं? फिर बना कौन, बचा कौन? वाटर और एनर्जी। मतलब सीधा सीधा बात करें तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बनता है एनर्जी के साथ साथ, और क्या क्या बाई प्रोडक्ट बना, तो भैया एक तो एथेनॉल आ गया, एक तो एथेनॉल आ गया है, और दूसरा CO2 आ गया। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये रहे कि बताओ लैक ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कौन सा बाई प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बाई प्रोडक्ट इनमें से बनेगा? तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक। अब अगर क्वेश्चन ये रहे कि भैया एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में बताइए तो जरा क्या क्या बनता है, बताइए तो जरा क्या क्या बनता है, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया CO2 बना, वाटर बना और ATP रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया है? ATP रिलीज हो गया है। यहाँ देखिए ये अपना ये सेल हो गया प्यारा सा, और ये सेल का हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ चलेगा। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए ये सारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और यहाँ जो दिख रहा है ना ये परपेंडिकुलर, भैया यही तो है, यही तो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल सेल का। एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में से एक ये भी है कि भैया इसके अंदर आपको, इसके अंदर आपको ये सेंट्रियोल देखने मिलेगा। ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल देखने को मिलेगा किसमें? एनिमल सेल्स के अंदर, है कि नहीं? एनिमल सेल के अंदर ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारा कुछ आपको यहाँ दिख रहा है। अब सीधा सीधा फंडा अपना ये है, हमको लेना देना अभी फिलहाल किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से और साइटोप्लाज्म से, है कि नहीं? ठीक है। अब जरा इसको देखिए ना, ये जो हरा हरा हल्क है ना, ये जो हल्कुआ है, ये हल्कुआ और कोई नहीं, ये है कौन भैया? ये ईस्ट है, ये ईस्टवा है, ये ईस्ट है। ये जो हल्कू चचा है, ये हल्कू चचा और कोई नहीं, ये है ईस्ट। ठीक है। तो ईस्ट के अंदर क्या चलेगा? ईस्ट के अंदर एनेरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा, और जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा तो ईस्ट बाबू ये क्या रिलीज कर देंगे? ईस्ट बाबू क्या रिलीज करेंगे? एक तो एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, और CO2 और एनर्जी। क्या? एनर्जी। ठीक है, ये ईस्ट बाबू निकाल दिए। अब देखिए अगला, ये अगला है अपना भैया मसल्स है, ये मसल है। अब मसल के अंदर क्या होगा? मसल्स के अंदर क्या होगा कि ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड उसमें रिलीज होता जाएगा। जो पायरुवेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट था, ऑक्सीजन डेफिशिएंट था मतलब ऑक्सीजन की कमी थी वहां पर। ऑक्सीजन के कमी होने के वजह से वहां पर क्या हो गया? पायरुवेट जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। और जिसके वजह से हमको हल्का हल्का दर्द, दुख दर्द पीड़ा का तो एहसास होगा भैया, दुख दर्द पीड़ा का एहसास तो होगा। इसी की वजह से भैया हमको क्या आएगा? एकदम क्रैम्प्स आएगा, मस्क्यूलर क्रैम्प्स आएगा। क्या आएगा? मस्क्यूलर क्रैम्प्स हमको वहां देखने मिलेगा। लीजिए भैया, मस्क्यूलर क्रैम्प्स हमको वहां देखने मिलेगा। आगे देखिए, ये देखिए, अब यहाँ देखो सारा स्टेप को एक बार देख लो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना है कि भैया ये देखिए पहला ये ग्लूकोज है जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। और जैसे ही आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े, ये आ गए हम कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। और जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया ना, जैसे ही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया है तो ये प्रोसेस एक चलेगा यहाँ पर। कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस। मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, है कि नहीं? साइटोप्लाज्म के अंदर ये चल रहा। अब यहाँ पर किसका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का फॉर्मेशन हो गया है? 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हमको होता हुआ दिखेगा। कितना ATP? 2 ATP का फॉर्मेशन हमको यहाँ देखा होता हुआ हमको यहाँ पर दिखेगा। और NADH का भी फॉर्मेशन होता है। NADH का फॉर्मेशन किस में होगा? अगर हम बात करें कि यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या बन रहा है? NADH है, ATP है, एंजाइम्स का यूज होगा, ये सारा कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं। फिर देखिए सबसे पहले ग्लूकोज आया साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस चला और ये ग्लूकोज टूट गया है, ग्लूकोज टूट गया। ये जो ग्लूकोजवा है ये भी कहेगा मैं तो टूट गया भाई साहब, मैं तो टूट गया, एकदम मैं तो टूट गया हूँ, है ना? टूट गया भाई साहब। किसमें टूट गया है भैया? पायरुवेट में टूट गए हम।
ग्लूकोज जो है टूट गया है पायरुवेट में, और यही पायरुवेट आगे चल के ये जो ईस्ट है, ईस्ट सेल, कौन सा सेल, ये ईस्ट सेल है, इस सेल के अंदर ये फाइनली किस में कन्वर्ट होना है, इसको इथेनॉल में, किस में कन्वर्ट होना है, इथेनॉल में कन्वर्ट होना है। और इसी के वजह से तो भैया हम कह रहे हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, एकदम अल्कोहल वगैरह का यहाँ पर जो है आपको देखने मिलेगा, अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल आ गया है भैया, अल्कोहल फॉर्मेशन हमको देखने मिल जाता है। ठीक है, तो हमको सिंपल फंडा याद क्या रखना है कि भैया ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब आगे चल के ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, एथेनॉल में, कौन से सेल के अंदर, ईस्ट सेल के अंदर, ईस्ट सेल के अंदर। और एक तो बाई प्रोडक्ट और निकला जिसको हम कह रहे हैं क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा यहां पर देखिए ना, ये जो मसल सेल दिख रहा है ना आपको, मस्कुलर मसल टिश्यू, ये जो मसल्स है इसका अगर हम बात करें तो यहां पर लैक्टेट बोले तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। कितना, 3 कार्बन कंपाउंड है, कौन, लैक्टिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड कौन है, लैक्टिक एसिड है। और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहां पर हो जाएगा, मसल सेल्स के अंदर, मसल फाइबर, ये दिख रहा है मसल फाइबर, इसी के अंदर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और जिसके वजह से क्या आएगा, क्रैम्प्स आएगा, जिसके वजह से क्या आएगा, क्रैम्प्स आएगा, क्रैम्प्स। ठीक है, मसल्स में खिंचाव आएगा, दुख दर्द पीड़ा का एहसास होगा। ठीक है, तो अब ये तो दूसरा बात हो गया। तीसरा देखिए ना, यहां देख रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब यहां से क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन से सेल में होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन से सेल में होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा कौन सा सेल, ईस्ट में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट सेल में हो रहा, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर हो रहा है, मसल सेल के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, मसल सेल के अंदर हो रहा है। अब अगला जो हम देख रहे हैं वो है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो एंजाइम यहां दिया है कि भैया एसिटाइल कोएंजाइम है, ये एंजाइम का यूज करेगा, और यहाँ पर एकदम एक क्रेब्स साइकिल यहाँ पर चल रहा है भैया। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है। ETS भी कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, अब हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बात करें तो भैया यहाँ पर चलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन का यूज करेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन का जैसे ही यूज हुआ, ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, ये देखिए ना भैया, एक तो वाटर मॉलिक्यूल, ATP, और कौन रिलीज हो जाएगा, ये देखिए CO2। कौन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वो रिलीज हो गया है। हम किसका बात कर रहे हैं, ओवरऑल हम रेस्पिरेशन का बात कर रहे हैं। कौन सा, एरोबिक और एनेरोबिक। अगर हम एरोबिक का बात करें तो एरोबिक में हमको ये कहाँ दिखा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको दिख रहा है। और एक चीज और कि अगर भैया बताइए, अगर ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बताइए कहां पर ये होगा, यहां पर पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा। आंसर बताओ कि यहां पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। किसमें, लैक्टिक एसिड में। और क्या रिलीज हो जाएगा, है यहाँ देखिए ना भैया, ये जो अपना लैक्टिक एसिड है, इसके अलावा और क्या बनेगा, एक तो भैया एनर्जी का फॉर्मेशन भी तो होगा। क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन भी तो होगा। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो इसको। ठीक, क्लियर। चलो अब जरा आगे देखिए, ये देखिए हम बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखो, अगर पहले हम प्लांट्स का बात करें, ठीक है, जो प्लांट्स होता है ना, उसका हर एक पार्ट, ऑल पार्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। मतलब प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो ये लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे इधर रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, ये लोग इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा होता है। इंडिविजुअल रेस्पिरेशन हमको इसमें देखने मिलेगा। इंडिविजुअली रेस्पायर करेगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। प्लांट का हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पायर कर रहा होता है, इंडिविजुअली रेस्पिरेशन इसके अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अब जरा ये दूसरा पॉइंट देखिए ना, क्या लिखा है, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ
रेस्पिरेटरी गैसेस। अब यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, अगर हम इन लोगों का बात करें, यहाँ बहुत कम हमको इनका ट्रांसपोर्टेशन हमको यहाँ देखने मिलता है। मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बहुत कम अमाउंट में होगा। ठीक, अब जरा ये देखिए तीसरा पॉइंट कि भैया रेस्पिरेशन अकर एट अ स्लो रेट। अब देखो जरा ये ध्यान देने वाला बात है कि भैया यहाँ जो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो स्लो रेट में होता है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। रेस्पिरेशन का रेट फास्टर होता है, प्लांट से ज्यादा तेज होगा किसमें? एनिमल्स में। प्लांट से ज्यादा तेज होगा किसमें? एनिमल्स में। और अगर एनिमल्स में देखे तो ये देखो ना, बीन बजाता जा सपेरे बीन बजा, ये देखे ना भैया सांप जो है ना, ये जो सांप है, ये सांप भैया टुकुर टुकुर देख रहे हैं इधर और आपको बताना चाह रहे हैं कि भैया एनिमल के अंदर जो है ना रेस्पिरेशन पूरा पूरा एक सिंगल यूनिट के तरह परफॉर्म कर रहा है। एनिमल्स जो है, एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, जो कि सारा कुछ मिल करके काम कर रहा है, सारा एक साथ मिल करके काम कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोले हैं क्या? सिंगल यूनिट। अपना पूरा बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एक सिंगल यूनिट की तरह परफॉर्म हो रहा है, सिंगल यूनिट की तरह यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। दूसरा देखिए, गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड द बॉडी। मतलब यहाँ जो है ना, देखो अपने बॉडी के अंदर जो भी गैसेस है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो CO2 हो, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लंबा सफर तय करता है यहाँ पर। मतलब यहाँ जो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, ये लंबा सफर तय करेगा। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है बाबू लोग, याद रखना, यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक, देखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गैसेस का इनसाइड द बॉडी। अपने बॉडी के अंदर जो गैसियस ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। जबकि प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उसका कम ही ट्रांसपोर्टेशन हमको देखने मिलता है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए ना, रेस्पिरेशन अकर्स एट अ मच फास्टर रेट। अब जो यहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर, वो फास्टर रेट से होगा। मतलब भैया यहाँ पर रेस्पिरेशन का रेट जो होगा वो ज़्यादा तेज होगा। रेस्पिरेशन का रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? प्लांट्स के कंपैरिजन में ये जो अजगरवा है, ये अजगरवा के अंदर रेस्पिरेशन का रेट फास्ट होगा ये प्लांटवा के कंपैरिजन में। ये जो प्लांटवा है इसके कंपैरिजन में अजगरवा का रेट ज़्यादा तेज होगा। अजगरवा का जो है रेस्पिरेशन का रेट वो ज़्यादा होगा। आगे देखिए, है देखिए भैया, देखो अब दोनों के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक तरफ ये प्लांट और एक तरफ ये एनिमल। ठीक है, प्लांट का हर एक पार्ट को देखो, चाहे वो पार्ट अपना ये लीफ हो, लीफ के अंदर हमको दिख रहा है ये कौन? स्टोमेटा। लीफ के अंदर ये कौन है? स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के थ्रू यहीं पर तो ऑक्सीजन एंटर करेगा या फिर CO2 एंटर करेगा, और या तो CO2 बाहर निकला या ऑक्सीजन। मतलब गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो एंट्रेंस गेट है कि नहीं? एक तो चलो भैया यहाँ जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। कहाँ पर? लीफ के अंदर। अब जरा ये स्टेम को देखो, स्टेम के ऊपर ये जो छोटा छोटा धब्बा दिखता है ना, ये जो छोटा छोटा धब्बा दिखता है, इसको हम कह रहे हैं क्या? लेंटिसेल्स। क्या कह रहे हैं? लेंटिसेल्स। इसके थ्रू, यहाँ पर लेंटिसेल्स के थ्रू हमको रेस्पिरेशन देखने मिलेगा। पहला तो भैया ये लीफ के अंदर हमको रेस्पिरेशन देखने मिल रहा है, सारा इंडिविजुअली काम कर रहा है, सब अपना अपना काम अलग अलग कर रहा है। हमको भैया किसी से मतलब नहीं है, हम अकेले काफी हैं, हम अकेले कर लेंगे जो करना होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए भैया लीफ के अंदर अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ स्टेम के अंदर भी इंडिपेंडेंट है भैया, एकदम अपना रेस्पिरेशन अलग कर रहा है, लीफ अपना अलग कर रहा है। यहाँ रूट है, देखिए यहाँ जो रूट है, रूट का भी भैया अलगे है, ये भी अलगे आत्मनिर्भर है एकदम। ठीक, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी रहेंगे, हम किसी से कम है के? अरे हमारा छोरा छोरी से कम है के? वही बात हो गया यहाँ पर। अरे हमारा रूट लीफवा से कम है के? ये देखो ना, देखो रूट से यहाँ पर भी रूट के अंदर रेस्पिरेशन तो होगा। रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन का या तो ऑक्सीजन बाहर निकला या CO2 एंटर किया, या फिर ऑक्सीजन एंटर किया CO2 बाहर निकला, ये सारा कुछ यहाँ पर हमको रूट के अंदर भी देखने मिलता है। एक तो रूट हेयर्स, पहला बात रूट हेयर्स, दूसरा बात लीफ, और तीसरा बात लेंटिसेल्स।
ध्यान रखना है ये बात को, ठीक है। ये 3 बात हो गया, रूट हेयर्स, लीव्स, लीफ और लेंटिसेल्स। अब जरा अगला देखो, अगला यहाँ पर आ रहा है, ये जो यहाँ एनिमल दिख रहा है ना, ये एनिमल के अंदर ये देखिए ये क्या है, एल्वियोलाई दिख रहा है, मतलब लंग्स का जो होगा, लंग्स का एकदम रेस्पिरेटरी यूनिट है कौन, एल्वियोलाई। देखिए एल्वियोलाई जो फंक्शनल यूनिट है कौन, लंग्स का फंक्शनल यूनिट कौन, एल्वियोलाई। और ये देखिए ये हमको दिख रहा है, मतलब सारा काम यहाँ एल्वियोलाई के थ्रू तो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के अंदर आकर के उतर गया, उतर करके आ गया ब्लड के अंदर, और ब्लड इसको इस तरह से फ्लो करवाते करवाते हर एक ऑर्गन तक पहुंचाएगा, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचा दिया। और जैसे ही हर एक सेल तक पहुंचा, जैसे ही हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा, अब वहां पर चलेगा फिर से वही क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। और वहां पर क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। ये सारा कुछ यहाँ पर होना है। मतलब जो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन है, जो एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो कौन है, वो कौन है, एक तो लंग्स हो गया भैया, वहां पर हम पढ़ेंगे इकट्ठे काम करता है सारा, लंग्स का बात करेंगे वहां पर, किसका बात, लंग्स का। फिर हार्ट का भी बात वहां पर हम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में, कहा, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेजर रोल भैया किसका, एक तो हार्ट का और दूसरा ब्लड का है, दूसरा किसका, ब्लड का है। यहाँ देखो ना मसल टिश्यू भी दिखा ना, यही मसल टिश्यू है, यही है वो, गौर से देखो इसको, यही है वो जहां पर कि क्या हुआ था, ऑक्सीजन का कमी हो गया था, ऑक्सीजन का कमी हो गया था। और किसका यूज हुआ था यहाँ पर, ऑक्सीजन का जैसे ही कमी हुआ, यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। गौर से देखो इस चेहरे को, ठीक है, क्लियर। चलो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन रूट। सबसे पहले हम रूट के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। देखो एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसेस। अब देखो जो सॉइल पार्टिकल है उसके बीच ये इंटर स्पेस तो दिख रहा, खाली जगह तो दिख रहा है, सॉइल पार्टिकल के अंदर खाली जगह, इधर सॉइल पार्टिकल के आसपास खाली जगह दिख रहा। अब यही बोला है कि जो एयर है वो सॉइल के इंटर स्पेस में प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल के बीच जो स्पेस है उसके बीच यहाँ एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, रूट हेयर्स जो होगा, रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। अब यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है, ये जो एयर प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके साथ ये रूट हेयर, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इससे, इसका जो है इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसका इससे क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ इसीलिए बोला है कि भैया रूट हेयर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, मतलब यहाँ जो एयर स्पेस प्रेजेंट है इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है कौन, रूट हेयर। अब यहाँ क्या होगा, रूट हेयर के अंदर ये देखो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज, डिफ्यूजेज मतलब बोले तो डिफ्यूजन का बात हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अभी इधर इधर अभी कम है, और इधर अभी ज्यादा है, और इधर रूट हेयर के अंदर अभी कम है, इसीलिए तो डिफ्यूजन वर्ड का यूज किया है। मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस तरह से फ्लो करेगा, और जैसे ही अंदर गया अब वहां क्या होगा, देखो ऑक्सीजन डिफ्यूज किया रूट हेयर्स के थ्रू टू इंटरनल सेल। अब जैसे ही इसके अंदर आया, अब ये सारा इंटरनल सेल तक पहुंचाएगा, सारा इंटरनल सेल तक पहुंचा, हर एक सेल तक पहुंच गया। अब जैसे ही हर एक सेल तक पहुंचा वहां पर रेस्पिरेशन चला, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया कौन, CO2, और फिर से वापस क्या है, CO2 इधर आया और क्या हो गया, वो डिफ्यूजेज आउट। क्यों, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अभी ज्यादा हो गया है, कहाँ, रूट हेयर्स के अंदर अभी ज्यादा हो चुका है, रूट के अंदर अभी ज्यादा हो चुका है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए ये डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। लिखा है कि CO2 डिफ्यूजेज आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर। अब जरा आगे देखो, ये देखो अब किसका बात कर रहे हैं भैया, अब बात हो रहा है रेस्पिरेशन इन स्टेम। अब स्टेम के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, देखो सबसे पहले स्टेम में हम दो पार्ट देख रहे हैं, दो चीज देख रहे हैं भैया, एक तो हर्ब्स का बात कर रहे हैं, एक तो हर्ब्स का बात कर रहे हैं जिसमें हरिहर का एकदम हरिहर का जिसमें स्टेम होगा ना उसका बात कर रहे हैं, और एक वुडी स्टेम कह रहे हैं, एक वुडी स्टेम कह रहे हैं, ठीक है। पहला हर्ब्स का बात हो रहा है और दूसरा वुडी स्टेम का बात हो रहा है। देखो जो हर्ब्स का स्टेम है उसके अंदर स्टोमेटा होगा, क्या है, हरियर है ना, हरियर का है एकदम। देखो स्टेम ऑफ हर्ब्स हैव स्टोमेटा। अब जो हर्ब्स का स्टेम है उसमें स्टोमेटा पाया जाएगा, और स्टोमेटा अगर है तो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन, ऑक्सीजन अंदर के तरफ आया, O2 अंदर के तरफ आया, एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट, CO2 डिफ्यूजेज आउट। और ये जो CO2 है ये बाहर की तरफ निकला,
ठीक है, वही किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आएगा, मतलब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन फ्लो किया है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ गया, फिर बाहर कौन निकल गया, CO2 जो होगा वही स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये किसका बात था, ये बात है भैया हर्ब्स का। ठीक, अब जरा श्रब्स का अगर हम बात करें, सॉरी श्रब्स कह रहे हैं, वुडी प्लांट का अगर हम बात करें, तो वुडी प्लांट में देखो, वुडी में क्या होता है, जो वुडी स्टेम है उसमें ये टर्म ध्यान में रखना है, क्या, लेंटिसेल्स, उसके अंदर पाया जाएगा क्या, लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए जो वुडी स्टेम है, जो वुडी स्टेम है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर पाया जाएगा लेंटिसेल्स। क्या पाया जाएगा, लेंटिसेल्स, और इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा, इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा। अब अगला देखो क्या है, ऑक्सीजन रीचेज, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, लिखा है ऑक्सीजन रीचेज इनर सेल्स थ्रू दीज ओपनिंग। मतलब अब जो एनवायरमेंट में O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, वो अंदर की तरफ आएगा किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू। किसके थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू ये अंदर आया, और अंदर आते ही ये कहाँ पहुंचेगा, जो भी अंदर में सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, जो भी सेल्स वगैरह है उसके पास पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया, और वहां तक जैसे ही पहुंचा वहां पर फिर से वही बात हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह हुआ, है कि नहीं। अब यहाँ सीधा समझने वाला क्या है कि अगर वुडी स्टेम है तो उसमें लेंटिसेल्स होगा, और अगर हर्ब्स है तो उसमें ग्रीन स्टेम के थ्रू होगा, जिसके अंदर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, वहां पर स्टोमेटा के थ्रू होगा, और अगर वुडी स्टेम है तो लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। अगर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, अगर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो किसका बात कर रहे हैं हम, हर्ब्स का। अगर लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है तो हम किसका बात कर रहे हैं, वुडी स्टेम का बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलो जरा आगे देखो, ये देखो भैया, यहाँ देखो, ये एक वुडी स्टेम है और ये है लेंटिसेल्स। क्या है ये, लेंटिसेल्स। क्या है ये, लेंटिसेल्स है। अब जरा देखिए ना, इसके अंदर CO2 भी है, ऑक्सीजन भी, इसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 इस तरह से बाहर निकलते जाएगा, CO2 बाहर निकलते जाएगा, ऑक्सीजन अंदर जाते जाएगा और CO2 बाहर निकलते जाएगा। देख रहे हो, अब यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये ऊपर ऊपर जो लेयर है ये वाला, इसको हम कह रहे हैं क्या, लेंटिसेल्स। क्या बोल दिए इसको, लेंटिसेल्स कह दिए हैं। देख रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, ये किसका बात हो रहा है, वुडी स्टेम का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, वुडी स्टेम का बात हो रहा है। अब जरा इसको देखो, यहाँ देखो, ये है अपना हर्ब्स का, ये जो हर्ब है, हर्ब के अंदर क्या होता है, उसके स्टेम के ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर ये कौन है प्रेजेंट, ये है भैया स्टोमेटा। ये सारा कौन है, ये सारा स्टोमेटा है, और इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एंटर किया, ऑक्सीजन एंटर किया, अंदर आ गया, और CO2 इस तरह से बाहर निकल गया। ऑक्सीजन अंदर आया है और CO2 बाहर निकल गया है, किसके थ्रू, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। किसका बात हो रहा है, ये ग्रीन स्टेम का बात हो रहा है, ये हर्ब्स का बात हो रहा है। ठीक है, ये किसका बात हो रहा है, हर्ब्स का। अब जरा यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लीव्स का। पहला बात किए किसका, स्टेम का, उससे भी पहले किसका बात किया, रूट का, और अब बात कर रहे हैं किसका, लीफ का। किसका बात हो रहा है, लीफ का हो रहा है। अब जरा लीफ में देखो क्या हो रहा है, लीफ के अंदर ये टाइनी पोर्स, छोटा छोटा पोर्स प्रेजेंट है, छोटा छोटा ऐसा छेद प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, ये देखो ना भैया, ये जो छोटा छोटा पोर है, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम कह देंगे स्टोमेटा। क्या कह देंगे, स्टोमेटा कह देंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यही स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगा कौन, ऑक्सीजन, अंदर जाएगा कौन, ऑक्सीजन, और बाहर आएगा कौन, बाहर आएगा कौन, कौन, CO2, बाहर आएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर जाएगा कौन, ऑक्सीजन। ये देखो, ऑक्सीजन एंटर किया और CO2 बाहर निकल गया। बस सिंपल फंडा यही है। अब जरा ये देखो ना, ये पूरा पूरा एक लीफ का हमको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, लीफ का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही क्रॉस सेक्शन ऐसे करके काट दिए लीफ को, तो पहला पहला जो ऊपर ऊपर लेयर दिख रहा है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर है। ये कौन सा लेयर है, क्यूटिकल लेयर है। उसके जस्ट नीचे अपर एपिडर्मिस, इसको क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। फिर लंबा लंबा सा सेल दिख रहा है, इस तरह से लंबा लंबा सेल दिख रहा है, ये सारा लंबा लंबा सेल। ठीक है, ये लंबा लंबा सेल क्या कहलाएगा, पैलिसेड मीजोफिल। कौन सा, पैलिसेड मीजोफिल। और फिर गोलका गोलका सा दिख रहा है, देखो एकदम स्पंज की तरह दिख रहा है, इसको बोल दिया भैया स्पंजी मीजोफिल। इसको क्या बोल दिए हैं भैया, इसको कह दिए हैं स्पंजी मीजोफिल। क्या कह दिए हैं, स्पंजी मीजोफिल। और यहाँ देखो, ये देखो भैया, ये गार्ड सेल कौन सा है, आधा कटा हुआ, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल ये हो गया भैया, ये लो देखो, आधा आधा पूरा हो गया, लो ये हो गया कौन भैया, ये गार्ड सेल है। और यही गार्ड सेल, दो गार्ड सेल ऐसा मिला तो क्या कहलाएगा भैया, स्टोमेटा कहलाएगा। और इसी के थ्रू देखो ऑक्सीजन एंटर करते हुए दिखेगा हमको। ऑक्सीजन इधर से एंटर करेगा
और इधर से ही क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये किसका बात हुआ, ये बात हो रहा है लीफ का। किसका बात हुआ है, लीफ का। अब अपना आखिरी टॉपिक ये है कि जो नेट गैसियस एक्सचेंज है, हम नेट गैसियस एक्सचेंज का बात कर रहे हैं कि भैया बढ़त किसका रहा, जो बढ़त है किसका बढ़त है, जीतेगा कौन, CO2 या ऑक्सीजन, कौन जीतेगा। वही देखते हैं ना कि भैया अगर दिन का टाइम है, दिन का टाइम है तो दिन में देखो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिन में फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन निकलेगा फोटोसिंथेसिस में, भैया ऑक्सीजन वहां पर रिलीज हो रहा है दिन के टाइम में। काहे को, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज होता जा रहा है। अब क्या होगा देखो, अब जितना ऑक्सीजन निकला ना उसका थोड़ा बहुत तनी सुन, लीव्स यूज सम ऑक्सीजन, कुछ कुछ ऑक्सीजन का यूज कर लिया लीव, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और बाकी को ये बाहर छोड़ दिया, बाकी को ये छोड़ दिया, जाने दिया, जान दे एकदम बाहर जान दे, चला गया कौन, ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन सोचो, जितना भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसमें से थोड़ा सा ऑक्सीजन, उसमें से बहुत कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। बाकी का जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर दिया, उसको वो डिफ्यूज आउट हो गया बाहर की तरफ। ठीक, अब देखो ये तो बात था ऑक्सीजन का, और फिर लिखा है कि CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन को यूज किया, जो ऑक्सीजन को यूज किया है और एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या बनेगा, CO2 भी तो रिलीज होता है। यहां रेस्पिरेशन चला और CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। भैया उलट फेर हो रहा है। देखो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का यूज हुआ है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, सॉरी, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो यूटिलाइज कर लेगा किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हुआ है उसको यूटिलाइज कर लेगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसको यूटिलाइज कर लेगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहां पर अगर हम अब नेट रिजल्ट का बात करें, नेट रिजल्ट क्या होगा, देखो नेट रिजल्ट हो रहा है कि भैया ऑक्सीजन बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट एंड CO2 डिफ्यूजेज इन। भैया ऑक्सीजन ओवरऑल, ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकला, क्यों, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का तो यूज किया था, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का तो यूज किया, बस बाकी सबको तो बाहर छोड़ दिया था, बाकी सारा ऑक्सीजन तो बाहर छूट गया। ठीक, तो इसीलिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट एंड CO2 डिफ्यूजेज इन, CO2 डिफ्यूजेज इन, CO2 अंदर की तरफ आया। इसमें नेट रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो O2 है वो बाहर की तरफ चला गया और CO2 जो है वो अंदर की तरफ। ठीक है, CO2 अंदर की तरफ आया, पूरा नेट रिजल्ट का बात हो रहा है। तो अगर नेट रिजल्ट देखे तो O2 बाहर निकला और CO2 अंदर आया। ठीक, अब जरा इसका देखिए नाइट टाइम का बात, अगर रात का देखे, रात का टाइम है, ठीक है, डरावना टाइम है एकदम। देखिए ना भैया, नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, रात में तो भैया कोई फोटोसिंथेसिस होने से रहा, रात में कोई फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। तो क्या होगा, भैया यहाँ पर अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो अब इसीलिए देखो क्या लिखा है, अब अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ये ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इन फॉर रेस्पिरेशन। मतलब अब जो ऑक्सीजन है वो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन क्या होगा, वो अंदर की तरफ आएगा। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ गया, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर की तरफ आया, काहे कि भैया फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा भैया, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। अब अगर ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं हो रहा है तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है कि भैया आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करो। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक हुआ, डिफ्यूजेज इन मतलब अंदर की तरफ आ गया ऑक्सीजन। अब अगर हम नेट रिजल्ट देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रात के टाइम में ऑक्सीजन ये लोग भी ऑक्सीजन का इंटेक करता है। रात के टाइम में भी प्लांट भी क्या कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है और CO2 को बाहर छोड़ रहा है। देखो प्लांट ऑक्सीजन का यूज कर रहा है और CO2 छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, कब, रात में। ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, कब, रात में। और दिन का टाइम अगर है तो CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जस्ट अपोजिट है ना एक दूसरे के। रात में ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, जबकि दिन में ऑक्सीजन छोड़ रहा है और CO2 ले रहा है। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर। अब जरा इसको देख लो, यहाँ देखो, ये एकदम दिन का टाइम है भैया, ये डे टाइम है,
डे टाइम है, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में छूट रहा है। देखो ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल रहा है, इसमें भी देखिए भैया एकदम धड़ल्ले से हनेले एकदम बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐसे बाहर निकल गया और CO2 एंटर कर रहा है। देखो कौन एंटर कर रहा है, CO2 एंटर कर रहा है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है। CO2 इन और ऑक्सीजन आउट, किसका बात होगा, CO2 इन और ऑक्सीजन आउट, किसका बात होगा, किसका बात हो रहा है, ये बात हो रहा है डे टाइम का। ये बात हो रहा है डे टाइम में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो डे टाइम में जो हो रहा है उसका बात हो रहा है, ठीक है। अब रात के टाइम देखो, रात के टाइम में देखिए ना, ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और CO2 बाहर जा रहा है। यहाँ देखिए भैया CO2 सारा CO2 ये CO2 बाहर चला गया है और ऑक्सीजन अंदर आ गया है, ठीक है। इसीलिए तो ऑक्सीजन जो है अंदर आया तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड CO2 डिफ्यूजेज आउट, ठीक है। ये हम बात किए हैं नेट रिजल्ट का कि भैया नेट रिजल्ट क्या आया, आखिर जो रेस्पिरेशन है दिन के टाइम में क्या नेट रिजल्ट आया और रात के टाइम में क्या नेट रिजल्ट आया है। ये है रात का टाइम है भैया, नाइट टाइम है ये, ठीक है, ये नाइट टाइम हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने पे ही थम जाते हैं। अब इसी के साथ एक चीज़ और कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर कुछ नया सीखने मिला है तो एक बार फटाफट चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और एकदम ठोक के लाइक कर दीजिए एकदम, ठीक है। चलिए इसी के साथ टाटा।